आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान जब वो विमान के जरिए जा रहे थे तब रास्ते में हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने उनसे बात की। राजनाथ सिंह ने खुलकर बात की है यूपी चुनाव पर, योगी आदित्यनाथ पर, अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर। बस ये पूरा इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है, एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। यूपी चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पे। 2 फेज का सर चुनाव हो गया है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक चीज कहा जा रहा है कि जाटों में डिवीजन नहीं हुआ जैसा कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी। मुस्लिम वोट स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, कोई चिंता की लकीर? जो जानकारी नीचे से प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये 2 फेजेज के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कमोवेश उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी जितनी की 2017 के विधानसभा के चुनाव में प्राप्त हुई थी। जैसा कि मुस्लिम वोट को लेकर मैंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ क्योंकि वो रहता है, एक चीज कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक लोग इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी ये काम कर रही है। इस आरोप से सहमत हैं आप? कभी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं की। कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है। यदि हमको मंजूर है तो विकास की राजनीति हमको मंजूर है। और मैं कहना चाहता हूं, कास्ट क्रीड पॉलिटिक्स की राजनीति यदि किसी ने की है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार रहा है। और हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी वेल कंसीडर्ड पॉलिसी है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। और यह पॉलिसी हम लोगों ने इसलिए एडॉप्ट की कि हम लोगों ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो इस सोच के साथ बनाई थी कि राजनीति के माध्यम से केवल हमको सरकार ही नहीं बनाना है, सरकार बनानी है लेकिन केवल सरकार नहीं बनाना है। राजनीति के माध्यम से हमको समाज बनाना है, देश बनाना है। इस सोच के आधार पर हमारी पहले भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। सर, लेकिन ये जो सोच है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा की बात करें तो दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं उससे साफ लगता है कम से कम ये सोच तो नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि योगी जी कुछ इधर उधर की कोई ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कभी कभी लोग जो कुछ भी वो बोलते हैं उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। 80-20 गर्मी ठंडा, ये सब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन तो नहीं है। गर्मी ठंडा तो उन लोगों के लिए कहते हैं जो दंगा उंगा करते हैं। ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बोलचाल की भाषा होती है। ये कहना कि केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, क्या मतलब था उनका ये कहना? कि आप लोगों को समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं वो? केरल, बंगाल, कश्मीर, ये सब हमारे ही देश के भाग हैं। वो डराते हैं यहाँ लोगों को? नहीं, डराते क्या है? मैंने अब तो धारा 370 भी समाप्त हो गई, वहां से कश्मीर बन जाए तो क्या है? आपको लगता है कि ऐसा कहना गलत है? एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ये कहना चाहिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ये नहीं कहना चाहिए कि यूपी के लोग ठीक से वोट दें, वरना केरल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा। हमने किन संदर्भों में कहा है पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। सीधे योगी जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके कहने की कुछ गलत मंशा थी। हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा। देखिए, हिजाब को लेकर मैं ये मानता हूं कि चूंकि मामला सब जुडिस है और न्यायालय के निर्णय की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब तक किसी को किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करूंगा कि वह इस मुद्दे को लेकर संयम से काम लें। शिक्षा संस्थान में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अब एक बार जजमेंट आ जाए तो उसके बाद जो हमारी सोच है वह मैं बोलूंगा। जजमेंट की बात मैं कर रहा हूं कि एक बार न्यायालय का फैसला आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे, उस पर कुछ प्रतिक्रिया हमको देनी होगी तो देंगे। उसके पहले जब मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उसके पहले कुछ बोलने का कोई औचित्य नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वही चीज न्यायालय के फैसले में आ जाए।
इंटरनेशनल लेवल पे भी इस मसले को उछाला गया, वहां से दूसरे देशों ने कुछ कमेंट ऐसी किया। फोर्सेज हैं इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि भारत की एकता, समरसता, भाईचारे के रिश्ते को जो तार तार करना चाहती हैं, जो तोड़ना चाहती हैं, ऐसी ताकतें स्वाभाविक रूप से उनकी कोशिश है। यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के सारे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। नहीं, ध्रुवीकरण का प्रश्न ही नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति किसी भी सूरत में नहीं की जानी चाहिए। मैं प्रारंभ से ही इस बात का पक्षधर रहा हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है। ईमानदारी की बात है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस ने ही प्रारंभ की भारत की राजनीति, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने तो दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति और जात की राजनीति, पंथ की राजनीति इन लोगों ने शुरू की। आजम खां हो, मुख्तार अंसारी हो, इन सब नामों का सहारा लेकर पोलराइज करने की कोशिश नहीं हो रही? हमारे यहाँ भी तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। हो सकता है उनके बारे में कोई कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता हो। और बीजेपी नेता के तौर पे, क्योंकि आप लखनऊ से सांसद भी हैं, वहां पे भी बहुत सारे मुस्लिम वोट है, लेकिन पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता, इस बात को लेकर पीड़ा होती है? लगता है कि कहीं हम गलत हैं कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं। हमें लखनऊ में तो मिलता है, लखनऊ में वोट मिलता है। गाजियाबाद में भी आंशिक रूप से वोट मुझे कुछ मिला था, ऐसा मैं नहीं मानता, नहीं मिलता। हाँ ठीक है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। उनके मन के अंदर बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे वो आशंकाएं भी दूर होगी। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या देख रहे हैं यूपी के? इस बार के यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा क्या देख रहे हैं? कानून और व्यवस्था और विकास, प्रमुख रूप से दो ही मुद्दे। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल की है, और विकास के मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। गृह राज्य मंत्री के बेटे को लेकर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किया जाता है कि उन्होंने गाड़ी से कुचल दिया और वो गृह मंत्री बने हुए हैं, नैतिकता का कोई आधार नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी के लिए तो एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, अदालत को सबमिट किया है, और लड़का 4 महीने तक जेल में भी था। कहीं पर पक्ष किया हो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं बचाने की कोशिश की हो, तब तो उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जो कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, न्याय संगत किया है, जस्टिफाइड किया है। यह सोचकर बचाने की कोशिश नहीं की है कि भाई ये हमारी पार्टी के लोग हैं इसलिए इनको छोड़ दो। डेवलपमेंट को लेकर अखिलेश यादव का ये कहना होता है कि कुछ भी योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया, हम जिन कामों को कर रहे हैं उसी का ये श्रेय ले लेते हैं सिर्फ। मैं जानता हूं कि 5 वर्षों के अंदर लगभग 50,000 किलोमीटर, ब्लॉक, सब डिवीजन, बहुत सारे गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण जो है योगी जी ने कराया है। 15,000 किलोमीटर। पिछली बार के चुनाव में कोई चेहरा नहीं था बीजेपी का सीएम कैंडिडेट के तौर पे, सीटें जबरदस्त आई। इस बार योगी आदित्यनाथ हैं, और बहुत सारे विधायकों को हमने देखा पिछले 5 साल में वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली अच्छी नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है उस चेहरे को लेकर? होता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, सबकी एक काम करने की अपनी शैली होती है, एक अपना टेम्परामेंट होता है, लेकिन कहीं किसी को जलील किया हो ऐसा नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है इसे। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं कि उसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा? मैं संतुष्ट हूं, मुझे कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस रहा था, अगर वैसा परफॉर्मेंस इस बार नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी तो, ये तो काल्पनिक प्रश्न है। मेरा मानना है कि जैसा पिछली बार परफॉर्मेंस था, कमोबेश उस प्रकार का परफॉर्मेंस तो रहेगा ही। ये कॉन्फिडेंस कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा कि वो खिलाफ में बोलते हैं। जितना काम किया है उन्होंने, और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी हासिल की है, और जनता का मूड, आप ही लोग इंटरव्यू लेकर आते हैं जो दिखाते हैं टेलीविजन के पर्दे पर, उस आधार पर भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं, कामयाबी मिलेगी।
लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों में भी हम ही लोग बहुत भीड़ भी दिखा रहे हैं, भीड़ दिख रही है रैलियों में, तो उससे ये डर नहीं हो रहा है कि मुकाबला बहुत नजदीकी है, कुछ भी हो सकता है? कई विधानसभा क्षेत्रों की रैली होगी, स्वाभाविक रूप से भीड़ बड़ी होगी। हम लोग भी जहां सभाएं कर रहे हैं, लोग तो आ ही रहे हैं, भीड़ हो ही रही है। अब यही 4-6 जोड़ दीजिए तो बहुत बड़ा, के लगभग 40,000, 50,000, 70,000 की भीड़ हो जाएगी। जब मुकाबले को सर बाइपोलर देख रहे हैं या ट्रायंगुलर देख रहे हैं? बीएसपी कोई फैक्टर है इस चुनाव में या सिर्फ सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन यही चुनाव हो रहा है? नहीं, बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कांग्रेस भी लड़ रही है, सभी लड़ रहे हैं। मतलब बाइपोलर मुकाबला नहीं है? नहीं, बाइपोलर का प्रश्न ही नहीं है। आप क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में कैसी स्थिति देख रहे हैं, खासतौर पे कास्ट कॉम्बिनेशन को लेके बीजेपी के लिहाज से? ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से तो मैं सोचता ही नहीं, न सोचता हूं न बोलता हूं। भले ही कास्ट इक्वेशन बनते होंगे, उस दृष्टि से न मैं सोचता हूं न बोलता हूं और न बोलूंगा। मैं इसके सख्त खिलाफ रहता हूं। जाति, पंथ और मजहब की राजनीति है, सख्त खिलाफ रहता हूं। लेकिन वोट में जो बड़ा फैक्टर रहता है, जिस आइडियोलॉजी को लेकर, जिस दार्शनिक अवधारणा को लेकर हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, उसमें इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं। एक मुद्दा ये बहुत कहा जा रहा है, जो कि है भी जनता के लिहाज से, महंगाई का मसला। जाहिर तौर पे जनता पूरी तरह से त्रस्त है महंगाई को लेके। दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी को रहती है। आपको लगता है कि इन दोनों मसलों को संभालना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिहाज से? देखिए, अमेरिका का जहां तक प्रश्न है, अमेरिका तो रिचेस्ट कंट्री वर्ल्ड की मानी जाती है ना, विश्व की सबसे धनवान देश है अमेरिका। लेकिन कोरोना के बाद जिस प्रकार का एक आर्थिक संकट अमेरिका में पैदा हुआ और महंगाई इतनी बढ़ गई कि पिछले 40 वर्षों में कभी भी इतनी महंगाई बढ़ी ही नहीं थी। लेकिन कोरोना का एक संकट होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश की है, वह बिल्कुल, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। किसी भी प्रकार की कोई क्राइसिस नहीं थी, फिर भी कांग्रेस की हुकूमत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 11%, 12% तक पहुंच गया था। लेकिन आज 5 पॉइंट समथिंग, 6.01, इतने तक ही इन्फ्लेशन सीमित है। लेकिन ये जो कोरोना पैंडेमिक रहा है, पिछले 100 साल में कभी भी इतनी बड़ी महामारी तो इस देश में नहीं आई ना। अब उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, इसे मैं मानता हूं। लेकिन कांग्रेस के समय महंगाई जितनी बढ़ी थी उससे काफी कम है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसको नियंत्रण करने में काफी हद तक कामयाबी हमारी सरकार ने पाई है। सर, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना का मसला भी इस चुनाव में उठाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग चीन निर्भर हो गए हैं, लेकिन चीन निर्भर इकोनॉमिक संदर्भ में कर रहे हैं। पहले सीमा की बात कर लें तो अपडेट क्या है और आगे क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चीन के रवैये में कोई परिवर्तन आगे आएगा? चीन के रवैये में परिवर्तन हो अथवा न हो, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, उसकी चिंता हम करते हैं। जो कुछ भी होगा, जिधर से भी होगा, जहां जैसा आवश्यक होगा, उसके लिए हम भारत तैयार हैं। भारत की सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब तक जो किया है उन्होंने, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और राहुल जी को भी मैं सुझाव देना चाहूंगा, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के सवाल पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कह दिया उन्होंने कि गलवान में भारत के जवान ज्यादा मारे गए, चीन के बहुत ही कम मारे गए। केवल वहां की ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर, जो कि सरकारी पेपर है चाइना का। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ही एक पत्रकार ने, ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार क्लेक्सॉन में, उसने लिखा है कि गलवान में जो भारत और चाइना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें 38 से लेकर 50 चीन के जवान मारे गए। ऑस्ट्रेलिया लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के ही पत्रकार ने, खोजी पत्रकार था, खोजबीन करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद लिखा। क्या कहा जाए, अब कहने को तो कह दिया राहुल जी ने। यह भी चीन और पाकिस्तान के बीच की जो
दोस्ती हुई है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई है। क्या औचित्य है इसका? अरे ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास की उनको जानकारी न हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उसको आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो होनी चाहिए। सक्सगाम घाटी कश्मीर की, जिस पर कि पाक का अनधिकृत कब्जा था, चीन के हवाले जिस समय पाकिस्तान ने उसे किया था, उस घाटी को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम जो हाईवे बना है पाक और चाइना की मिली भगत से, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनना प्रारंभ हुआ, तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2013 में यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो मोदी जी की नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो गई, यह कहना मेरे को समझ में नहीं आता मेरे की किस आधार पर कह दिया उन्होंने। देश की सुरक्षा और अखंडता और एकता के सवाल पर संभल कर स्टेटमेंट देना चाहिए। अयोध्या की बात करने तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं वहां गया भी था, देख रहा हूँ कि किस मजबूती के साथ मंदिर बन रहा है। अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या मंदिर जो बना, जमीन पे इसका कैसा असर देखते हैं इस चुनाव के लिहाज से? मैं समझता हूं इन सब मुद्दों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये होता है, जनता इसे अच्छा काम मानती है। अब जनता जब अच्छा काम मानेगी तो बट नेचुरल है कि जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी की सरकार ने फिर उस काम को किया, उसको समर्थन प्राप्त होगा। ये सेटिस्फैक्शन है कि जिस हिंदुत्व को, विचारधारा को लेकर आप लोग बात कहते रहे हैं, जनता उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है? नहीं, हम लोगों ने कहा था मंदिर बनाएंगे, बना रहे हैं। हम लोगों ने कहा था देश की विरासत को सुरक्षित रखेंगे। देश की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ही तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने तैयार कराकर राष्ट्र को समर्पित किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सोमनाथ मंदिर को का भी सुंदरीकरण उन्होंने ही कराया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उत्तराखंड में चले जाइए तो चारों हमारे जो धाम है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम यह हमारे प्रधानमंत्री ने ही किया है। और मैं समझता हूं कि ऑल वेदर रोड जो बन रही है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए है, माने रणनीतिक महत्व भी है उसका हमारे दृष्टि से। हमारे सेना के जवानों के मूवमेंट में भी काफी सुविधा होगी बॉर्डर पर। यूपी के लोग आप लोग और मैं बता दूं, जो समाज अथवा जो व्यक्ति अपनी विरासत से, अपनी जड़ों से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। हम अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे। यह तो देश की जनता को पहले ही हम लोगों ने आश्वस्त किया था, वही काम कर रहे हैं। यूपी को लेकर एक चीज बहुत कही जाती रही है आप लोगों के द्वारा कि पहले यहाँ कट्टा बनता था, अब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। बिल्कुल सही, जनता कनेक्ट कर रही है इस बात। बिल्कुल सही, सच्चाई है। अब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी उत्तर प्रदेश की धरती से, उसका शिलान्यास मैंने किया है, काम हो रहा है। पॉकेट के लिहाज से बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस पॉकेट में बीजेपी कमजोर कर रही है? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अरे हर पॉकेट में अच्छा है, कहीं कोई कमजोर नहीं कर, ठीक चल रहा है। पूर्वांचल, गोरखपुर, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, क्योंकि इधर अभी चुनाव होने, आपको लगता है कि हर जगह पे ठीक है? अरे बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी के नेतृत्व। एक चीज कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इस बात पे बैंक कर रहे हैं कि जो राशन वितरण किया गया या फिर जो घर वगैरह बनाए गए, इन सारी चीजों का बड़ा फायदा चुनाव में मिलने वाला है। वो तो हमारी किसी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी। हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, उनको लगा कि कोरोना संकट में यह क्राइसिस पैदा हुई है कि लॉकडाउन के कारण लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो अच्छा काम कोई सरकार करेगी तो स्वाभाविक है उसका लाभ मिलेगा। एक चीज कहा जा रहा है कि मुफ्त की पॉलिटिक्स यूपी में हो रही है, दोनों ही पक्षों द्वारा ज्यादा से ज्यादा वायदे किए जा रहे हैं। अपने घोषणा पत्र की बात कर लें या चुनावी अभियान की बात कर लें तो ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। जहां जरूरत होती है
आर्थिक सहायता मुहैया कराने की अथवा अन्य सहायता जनता को मुहैया कराने की अथवा समाज के किसी ऐसे वीकर सेक्शन को सहायता मुहैया कराने की, तो हर सरकारें करती रही हैं। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, यह तो हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा नहीं था। कोरोना के संकट के बाद जो बेरोजगारी का संकट खड़ा हुआ, काम धाम लोगों के बंद हो गए, तो उन्होंने मुफ्त राशन देना शुरू किया। यह तो किसी भी कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है। कोई भी वेलफेयर स्टेट होगी, इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूँ समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि मुलायम सिंह यादव, क्योंकि उनके साथ भी आप बहुत नजदीक से जुड़े रहे उत्तर प्रदेश को लेकर, अखिलेश यादव, दोनों के पॉलिटिक्स में क्या फर्क लगता है? नहीं, पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र हैं। नहीं, राजनीति में कोई फर्क नजर आता है दोनों की राजनीति में? नहीं, वो व्यक्तिगत में कोई ऐसा विश्लेषण नहीं करना चाहता। वो पिता थे, ये पुत्र हैं। समाजवादी पार्टी पहले जैसे थी वैसे ही चल रही है अभी भी? क्या डिटोरिएशन हुआ है या कोई बेहतरी हुई है? क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूं युवाओं की के बात लिए। नहीं। देखिए, सच्चा समाजवादी वही होता है जो लोगों को भूख और भय से निजात दिला सके। समाजवादी पार्टी ने कभी इस काम को नहीं किया। कहा जा रहा है कि मायावती भी इस चुनाव को बहुत जोर शोर से नहीं लड़ रही हैं, लड़ती हुई कम से कम दिख नहीं रही हैं। ये आप लोगों के लिए फायदे की स्थिति है या नुकसान की? मैंने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उन्होंने उतारा है। प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारा है। अब मैं उत्तराखंड और पंजाब को लेकर आपसे समझ लूं जरा। लड़ाई चतुष्कोणीय है। उत्तराखंड में चुनाव हो गया है, क्या फीडबैक है वहां से? जीत रहे हैं। तमाम सर्वे बता रहे थे कि कम ही आएंगे बहुमत से। अरे सर्वे तो बहुत कुछ बतलाते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में सर्वे हमको जिता भी रहे थे। कुछ ऐसी जानकारी हमें मिली कि अभी से बीजेपी उत्तराखंड में कोशिश कर रही है, उन लोगों पे नजर रख रही है जो कि निर्दलीय जीत सकते हैं या दूसरे बीएसपी से जीत सकते हैं, उनके समर्थन को लेकर अपने पास लेकर आया जाए जरूरत पड़े तो ऐसी तैयारी। वैसे हमको क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। अब ये सब तो आगे की बात है कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी को तब क्या होगा। तो स्वाभाविक है क्लियर मेजॉरिटी यदि किसी को नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई तो कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ मिलकर तो सरकार बनानी ही होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इसे काल्पनिक प्रश्न नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि आप पंजाब भी गए थे, वहां कैसा लगा, वहां का मूड कैसा है? हाँ, पंजाब में हमारी 6-7 पब्लिक मीटिंग्स हो चुकी हैं। फिर से मैं जाने वाला हूं पंजाब। अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित हमारे लिए। मैं तो सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति पंजाब में ऐसा उत्साह जन सामान्य के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। उसकी वजह क्या समझ में आ रही है सर? लोग अब इस बात की चर्चा करते हैं कि हमने सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अकाली दल को देख लिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। एक यह चर्चा चल पड़ी है। लेकिन कृषि कानून को लेकर इतनी नाराजगी दिखी, उसके बावजूद यह उम्मीद कैसे? नहीं, लेकिन कृषि कानून को लेकर नाराजगी रही होगी कुछ लोगों की। यह कहना कि सभी की नाराजगी थी यह उचित नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तीनों कानूनों के रिफिल किए जाने की घोषणा की, मैं समझता हूं कि और प्रधानमंत्री ने अपनी जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है उससे भी लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों के दिल को छू गया है। ऐसा ही होना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा था कि वह शासक नहीं बल्कि सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो सचमुच सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में। अहंकार शून्य होना चाहिए सेवक, वो है हमारे प्रधानमंत्री, संवेदनशील है। आखिर में एक सवाल सर, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जो नतीजे आएंगे उन नतीजों का 2024 पे इम्पैक्ट, इसे कैसे देखा जाए, कैसे देखना चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी की पॉपुलरिटी अलग है। राज्यों के चुनाव परिणामों से 2024 के चुनाव को जोड़कर देखना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। आप भी स्वीकार करेंगे लोकप्रियता के मामले में मोदी जी अनपैरेलल है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। है, हकीकत जो है वो है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, सच्चाई है। अनपैरेलल, अनएक्सपेक्टेड है। मैं तो कभी देखा नहीं कहीं। गरीब तबके, नीचे के तबके के लोगों के अंदर भी रहा होगा कभी
नेहरू जी, इंदिरा जी के प्रति, तो चूंकि हम लोग बहुत अधिक उस समय की जानकारी नहीं है राजनीति की, नेहरू जी के समय की, लेकिन उस समय की जानकारी रखने वाले लोग भी कहते हैं कि साहब ऐसा किसी के प्रति नहीं था जैसा मोदी जी के प्रति है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने 2 हिंदुस्तान बना दिया है। यानी वो तो पहले ही बना चुके हो, कांग्रेस तो पहले ही बना चुकी है। भारत का डिवीजन हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया। मैं अपील करना चाहूंगा उन लोगों से कि अब यह राजनीति बंद होनी चाहिए, भारत को एक रहने दें, सामाजिक समरसता यहां कायम रहे, इसके लिए ही अपनी सारी जो कुछ भी बोलें अथवा जो भी गतिविधियां हों इस दृष्टि से होनी चाहिए, इसको लक्ष्य बनाकर होनी चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहना चाहिए। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम जात पात ऐसा पॉलिटिक्स, ये बंद होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। तो आज राजनाथ सिंह का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। राजनाथ सिंह आज कानपुर, मलियाबाद और मोहनलालगंज में रैली कर रहे हैं। जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान आ गया, जिसमें उन्होंने यूपी के लोगों को भैये कहा और साथ में कहा कि पंजाब में बाहरी लोगों को ना आने दें। जब राजनाथ सिंह चौपर में बैठे थे तो इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने राजनाथ सिंह से इस पर सीधा सवाल पूछ लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पंजाब में बयान हुआ चरणजीत सिंह चन्नी का कि यूपी बिहार वाले को पंजाब में घुसने नहीं देना। प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की कमान संभालने यूपी में, वो मंच पे मौजूद थी। कैसे देखते हैं इस बयान को? चाहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों अथवा कांग्रेस का कोई लीडर हो, इस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस के लोगों के द्वारा अप्रत्याशित नहीं है। बराबर कांग्रेस के लोगों ने बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, इसी पॉलिसी को एडॉप्ट किया है। इसलिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। लोगों को बचना चाहिए इससे, और इसका जवाब जनता देगी इस चुनाव में। इससे पहले राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में बोलते हुए बताया कि कैसे तमिलनाडु की जनता आप लोगों को पसंद नहीं करती। अलग अलग उसी लाइन पे ये क्षेत्रवाद की राजनीति चल रही है। बराबर कांग्रेस पार्टी ने जात, पंथ, मजहब, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट कर ही इन्होंने राजनीति की है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। ये सुना आपने कि जो पंजाब में बयान दिया गया है, जाहिर तौर पे क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पे मौजूद थी, उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देनी तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।